Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and let's have a comprehensive analysis of Global Hunger Index जो कि अभी ताजा न्यूज़ में है। तो इंडिया की क्या रैंक रही 94 अमंग 107 कंट्रीज, जो कि बहुत अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इंडिया का क्या सिनारियो है, ग्लोबल क्या सिनारियो है, पूरा एनालिसिस करेंगे आज ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो इसको पब्लिश कौन करता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए एनुअल रिपोर्ट जो आती है ये पब्लिश करता है जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे। इन दोनों के द्वारा ये जॉइंटली पब्लिश की जाती है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये पहली बार जब आया था 2006 में आया था। उसके बाद से एवरी अक्टूबर इसको पब्लिश किया जाता है और 2020 में इसका 15th एडिशन आया है। तो 2020 में इसका 15th एडिशन आया है। तो छोटे एग्जाम्स में फैक्चुअल डेटा पूछ लेते हैं, इसलिए इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है कि 2006 में पहली बार आया था, हर अक्टूबर पब्लिश किया जाता है और 15th एडिशन है, पब्लिश किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे के द्वारा। ठीक है, एम क्या है? एम हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स देने का ये है ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर कर सकें और ट्रैक कर सकें हंगर को ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल पे। जब हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स को देने का पर्पस क्या है, वो इंडेक्स ये बताता है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है क्या वो राइट डायरेक्शन में है, क्या उसका इंप्लीमेंटेशन सही से हो रहा है, ये बताता है कोई भी इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये बता रहा है कि अभी कितने लोगों को आपको हंगर से बाहर निकालना है। तो हंगर को ट्रैक करेगा, मेजर करेगा और बताएगा गवर्नमेंट को कि और पॉलिसीज आप अडॉप्ट कीजिए ताकि आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 को SDG 2 दैट इज जीरो हंगर, इसको 2030 तक अचीव कर लें। समझ आई बात या नहीं? तो किसी भी इंडेक्स देने का मतलब क्या है कि वो एक तरह से रिजल्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का कि उन्होंने क्या किया है अभी तक, क्या हंगर को कम कर पाए हैं या नहीं कम कर पाए हैं। तो हंगर को ट्रैक भी करना है, मेजर भी करना है और सभी लेवल पे भी करना है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अल्टीमेट एम है। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए एक स्कोर होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। ये स्कोर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं और 4 इंडिकेटर्स होते हैं। उन चारों इंडिकेटर्स की वैल्यू फाइंड करके हम एक GHI स्कोर बनाते हैं और उससे बताते हैं कि कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये हर साल कैलकुलेट किया जाता है ताकि प्रोग्रेस पता चले हंगर को कॉम्बैट करने के लिए, और कॉम्बैटिंग हंगर को कॉम्बैट करते समय हमें क्या सेटबैक मिले हैं तो उनको हम ओवरकम करेंगे और सही डायरेक्शन में पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे या पॉलिसीज को बनाएंगे। तो हम समझेंगे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। 4 इंडिकेटर्स के बारे में आगे हम जानेंगे। बिल्कुल, स्कोरिंग। देखिए इस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 से 100 के बीच में होगी, जहां पर 0 का मतलब है कि कोई भी भूखा नहीं है यानी नो हंगर, और 100 का मतलब है कि वर्स्ट जो भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है वो है 100, यानी बहुत लोग भूखे हैं तो सभी लोग भूखे हैं तो 100, और 0 क्या है? नो हंगर। तो इसकी वैल्यू जो होती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वो 0 से 100 के बीच में होती है। और जो अभी कंट्रीज हैं वो लगभग 28, 30, 27 ऐसे कंट्रीज की वैल्यू है, स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। हम जान लेते हैं कौन सी कंट्रीज का क्या स्कोर है। देखिए जिनका स्कोर 9.9 से कम है उनको बोलते हैं लो हंगर कंट्रीज, तो वहां पर हंगर कम है। 10 से 19.9 है तो मॉडरेट हंगर, 20 से 34.9 तो सीरियस हंगर, और अलार्मिंग सिचुएशन है 35 से 49.9 तक, और इसके भी अगर ऊपर है तो वो है एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन। एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी आप जो ये देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप, इसमें अगर लो वाली देखेंगे तो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान यहाँ पर है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो लो हंगर कैटेगरी में आ रही हैं। और अगर मॉडरेट देखेंगे तो साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ओमान, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये मॉडरेट हंगर की कैटेगरी में आ रहे हैं। सीरियस कैटेगरी में आ रहा है ये जो अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द पार्ट है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन अफ्रीका दे आर कमिंग अंडर सीरियस हंगर, और उनमें से तो कई ऐसी भी हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन भी है जहां पर। तो ठीक है, तो सीरियस कंडीशन में अफ्रीका आता है और साउथ एशिया जहां पर इंडिया भी एकदम वहां पर है। तो इंडिया और अफ्रीका दो ऐसी जगह हैं, दो ऐसे रीजन है जहां पर सीरियस हंगर कंडीशन है, और अफ्रीका में तो सर अलार्मिंग सिचुएशन है हंगर की।
तो आप ग्राफ को ऐसे, ये वर्ल्ड के मैप को ऐसे रीड कर पा रहे हैं? ठीक है, कलर कोडिंग से समझिएगा इस चीज को। अरे ये क्या है भाई, ये हमारा चैनल है होप तुशांत यादव। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स चल रहा है और ये यूनिट 2 लेक्चर 4 है। यूनिट 1 जीडीपी एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है। बैंकिंग एंड फाइनेंस हम अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ढेर सारा कंटेंट है करंट अफेयर रिलेटेड। तो यहाँ पर भी आइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार यहाँ पर भी हमको जरूर दीजिए। आइए बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो GHI स्कोर कैलकुलेट होता है 4 इंडिकेटर से। 4 इंडिकेटर हैं और 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन 4 इंडिकेटर। 3 डायमेंशन कौन सी है? इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, इसको इंडिकेट करने वाला है अंडर नरिशमेंट, ये है इंडिकेटर। दूसरा डायमेंशन है चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको इंडिकेट करता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। और तीसरा डायमेंशन है चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, जिसके 2 इंडिकेटर है, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। तो 3 डायमेंशन में 4 इंडिकेटर्स थे, इनको कैलकुलेट करते हैं तब पता चलता है, तब एक स्कोर आता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। उसके हिसाब से हर कंट्रीज को कैटेगराइज हम करते हैं। अब समझ लेते हैं कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी है क्या एक्चुअल में। देखिए, जितने भी पॉपुलेशन है उसमें कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जिसका इनसफिशिएंट कैलोरी इंटेक है, जिनको सफिशिएंट कैलोरी नहीं मिल पाती है खाने से, ऐसी कितनी पॉपुलेशन है, इसको बोलेंगे वो पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, यानी उनको सही तरीके से कैलोरी इंटेक नहीं मिल पा रहा है। तो ये है अंडर नरिशमेंट। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, अंडर 5 बच्चे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट के हिसाब से लो वेट है। समझ रहे हैं? तो हाइट के हिसाब से कितने ऐसे बच्चे हैं अंडर 5 जिनका लो वेट है, उन्हें बोलेंगे चाइल्ड वेस्टिंग। और वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा चाइल्ड वेस्टिंग? अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्योंकि उनके न्यूट्रिशन की कमी है, तभी तो हाइट के हिसाब से कम वेट है। समझ रहे हैं इस बात को? तो चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग से याद रखिएगा, W से याद रखिएगा, हाइट के हिसाब से लो वेट। ठीक है। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है? 5 साल से छोटे बच्चे, अंडर 5 जो बच्चे हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अपनी हाइट के हिसाब, एज के हिसाब से हाइट कम है, लो हाइट है। तो एज के हिसाब से जिनकी कम हाइट है अंडर 5, उनको बोलेंगे चाइल्ड स्टंटिंग, यानी छोटे रह गए। और ये छोटे क्यों रह गए? ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? चाइल्ड स्टंटिंग रिफ्लेक्ट करेगा क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन, यानी बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तभी तो उनकी एज के हिसाब से लो हाइट है। समझ रहे हैं इस बात को? तो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है कि हाइट के हिसाब से लो वेट, और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है एज के हिसाब से लो हाइट। ठीक है, इतना क्लियर है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है? देखिए, 1000 लाइव बर्थ में अंडर 5 कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो 1000 लाइव बर्थ में अंडर 5 साल के नीचे बच्चे कितने ऐसे हैं जो मर जाते हैं, उनको बोलते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये चारों इंडिकेटर 3 डायमेंशन में जो बटे हुए हैं, ये 4 इंडिकेटर, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करके एक स्कोर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। और उसके हिसाब से हर एक कंट्री को हम जगह देते हैं कि वो लो हंगर कैटेगरी में है या मॉडरेट हंगर कैटेगरी में, या तो सीवियर है या तो बहुत ही ज्यादा खराब हालत है। इन कैटेगरीज में हम उनको बांटते हैं। यहां तक क्लियर है या नहीं? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्लियर है या नहीं आपको यहां तक? आइए समझते हैं ग्लोबल सिनेरियो है कि वर्ल्ड वाइड हंगर की बात करें, अगर इस डेटा की बात करें, ग्लोबली बात करें कि हंगर की कंडीशन कैसी है, तो हमने बहुत सुधार किया है। देखिए 2000 में ये इसकी वैल्यू थी ग्लोबल हंगर की 28.2। इसका मतलब सीरियस हंगर कंडीशन में थे हम, सीरियस हंगर कंडीशन में थे। अगर हम 2020 की बात करें आज, माफ कीजिएगा, अगर हम 2020 की बात करें तो आज वैल्यू है 18.2। तो GHI स्कोर जो ग्लोबल स्कोर है वो आज 18.2 है, मतलब मॉडरेट हंगर की कंडीशन में हम। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 में, ईयर 2000 में हम 28.2, यानी हम सीरियस हंगर कंडीशन से मॉडरेट हंगर कंडीशन में आ गए हैं इन 20 सालों में। तो बहुत अच्छा काम तो हमने किया है ग्लोबली, लेकिन
अभी भी 18.2 है हमारा मॉडरेट हंगर स्कोर है। हमको इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 अचीव करना है, SDG 2 जीरो हंगर करना है बाय 2030। इसको अचीव करना अभी मुमकिन नहीं लग रहा है जिस तरह से हालात अभी चल रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा कि यस हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, 2030 तक हम जीरो हंगर अचीव कर सकते हैं, पर ये अभी कहना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होगा, लेकिन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक तो हम रह सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड हंगर की ये चीजें समझ आई या नहीं आई? तो हम सीरियस कंडीशन से 20 सालों में मॉडरेट हंगर कंडीशन पे आ गए हैं ग्लोबली, पर अभी बहुत काम बाकी है। फैक्टर्स की बात करें तो अभी जिस समय के जिस टाइप के फैक्टर चल रहे हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, उसकी वजह से इकोनॉमिक जो डाउनटर्न स्लो डाउन आ गया है, और उसके ऊपर एक और चीज मैसिव आउटब्रेक ऑफ डेजर्ट लोकस्ट, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से शुरुआत की थी उन्होंने और राजस्थान इंडिया तक आ गए थे, वो उन्होंने काफी ज्यादा क्रॉप को नुकसान पहुंचाया है। उसकी वजह से फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लाखों लोग अभी भूख के शिकार हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी चीजें होने की वजह से अभी जीरो हंगर 2030 तक अचीव करना तो मुश्किल ही दिख रहा है। तो ग्लोबल सिनेरियो यही कहता है कि अभी मे भी हम 2030 तक अचीव कर पाए या ना कर पाए हमको नहीं पता है, लेकिन इम्प्रैक्टिकल होगा कि नहीं, प्रैक्टिकल नहीं होगा कि हम कर पाएंगे, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं और करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं ग्लोबल सिनेरियो में। अगर रीजन वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो रीजन वाइज परफॉर्मेंस में अफ्रीका और साउथ एशिया, इसकी हालत बहुत खराब है। यहीं पर ज्यादातर सीरियस हंगर कंडीशन है और अलार्मिंग सिचुएशन भी यहीं पर है। ठीक है, तो इंडिया किस सिचुएशन में आ रहा है? सीरियस हंगर कंडीशन में। अगर अफ्रीका की ओवरऑल बात करें, एवरेज इन कंट्रीज की बात करें, तो इनका वैल्यू है 27.8, तो GHI स्कोर है इनका 27.8, और साउथ एशिया की बात करें तो इसका स्कोर है 26। तो दोनों ही सीरियस हंगर कंडीशन में है, पर अफ्रीका बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो बहुत काम करना बाकी है ग्लोबली। हमको सबको एक साथ मिलकर इस हंगर को डिफीट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी कंट्री की हालत ठीक है तो बाकी छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। सभी को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा और इस अलार्मिंग सिचुएशन को टैकल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक ह्यूमैनिटी है, ये करना चाहिए। अगर SDG गोल नंबर 2 की प्रोग्रेस देखें तो प्रोग्रेस तो बहुत कम है। अभी 2030 तक जीरो हंगर अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, पर हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं कि हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, पर अभी कहना यह मुश्किल है। अगर इंडियन सिनारियो की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इंडिया का देखें तो इंडिया का स्कोर है 27.2। दैट मीन्स वी आर इन सीरियस हंगर कंडीशन, और इंडिया की रैंक जो है 94 है 107 कंट्रीज में। अगर हम अभी की बात करें 2020 की, और 2019 की बात करें तो 117 कंट्रीज में हमारी रैंक थी 102। यहां पर अंतर देखेंगे तो हमसे 15 कंट्री नीचे थी अगर जब हम 102 के स्कोर में थे, और यहां पर देखेंगे तो 13 कंट्रीज हमसे नीचे हैं जिनकी कंडीशन हमसे खराब है। लेकिन अगर ये स्कोर देखा जाए तो हमने हालांकि कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं किया है। तो इंडिया का जो इंप्रूवमेंट है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक अभी भी हो सकते हैं कि इंडिया भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर अचीव कर सकता है 2030 तक, अगर इंडिया सही पॉलिसीज बनाए और उन पॉलिसीज को बनाने के बाद सही इंप्लीमेंटेशन भी करे। देखिए हमारे देश में पॉलिसीज आराम से बना लेते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज, एकदम आइडियल पॉलिसीज बन जाती हैं, पर इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो पूरी तरह से फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। अभी भी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जो चल रही हैं रिसेंटली, पर उनका इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत की वजह से हमारा ये स्कोर आया है। तो इंप्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम है इंडिया के सिनारियो में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इसीलिए हमारा इतना बढ़िया नहीं है। एनालाइज कर पा रहे हैं इन चीजों को आप? अगर हम दूसरे अपनी कंट्रीज जो नेबर में कंट्रीज हैं अगर उनकी तुलना करें तो देखिए रैंक देखिए, हमसे ऊपर पाकिस्तान है 88, पाकिस्तान है जिसका स्कोर है 24.6, यानी हमसे अच्छी कंडीशन में हमारा नेबरहुड में जो पाकिस्तान है वो है। म्यांमार हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, नेपाल अच्छी रैंक पर है, श्रीलंका भी है, चाइना भी है। केवल अगर नेबरहुड में देखें तो केवल अफगानिस्तान की हालत खराब है। तो अगर हम अपने नेबरहुड में बात करें तो पाकिस्तान भी बढ़िया कर रहा है, म्यांमार भी बढ़िया कर रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, हम क्यों नहीं बढ़िया कर पा रहे हैं?
हमको भी बढ़िया करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया का साइज देखें, पॉपुलेशन देखें, उस हिसाब से कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा मुश्किल होगी, पर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारे पास रिसोर्स भी ज़्यादा है, ये बात तो माननी पड़ेगी ना आपको। तो हम कहीं ना कहीं हम पॉलिसीज में सही इंप्लीमेंटेशन करके हंगर को डिफीट कर सकते हैं। हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम हंगर को डिफीट कर देंगे, जीरो हंगर अचीव कर सकते हैं हम 2030 तक, पर हमको सही दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जो इंडिकेटर्स मैंने आपको बताए थे अंडर नरिशमेंट, तो अंडर नरिशमेंट इंडिया में 2017 से, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं फिर मैं आपको ये डेटा बताता हूं। अंडर नरिशमेंट की बात करें 2017 2019 इसके बीच में हमारा अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन थी 14%। तो 14% ऐसी पॉपुलेशन थी जो अंडर नरिशमेंट में थी। और अगर हम 2011-13 से इसको कंपेयर करें जब ये 16.3 थी, अगर इससे कंपेयर करें तो हमने काफी अचीव किया है। 2.3% को हमने अंडर नरिशमेंट से बाहर निकाला है 2017-19 के। तो बात समझ रहे हैं आप, हमने वर्क किया है, ऐसा नहीं है कि हमने वर्क नहीं किया है, पर हमको और भी ज्यादा वर्क अभी करना है। चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग में हमारा स्कोर ठीक नहीं रहा है। 2010 से 14 के बीच में ये परसेंटेज था 15.1 था परसेंट, और 2015 से 19 के बीच में ये परसेंट था 17.3। तो एक्चुअल इसमें हम बढ़ गए। तो अंडर 5 जो चाइल्ड हैं उनमें जो 17.3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका हाइट के हिसाब से लो वेट है। तो एक्चुअली ये पहले कम था, अभी बढ़ गया है। तो चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी में इंडिकेटर में हम वापस उल्टा चल चुके हैं, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इस इंडिकेटर में मार खा रहे हैं और इस इंडिकेटर को हमको सुधारना पड़ेगा। ये इंडिकेटर क्या शो करता है? अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो चाइल्ड वेस्टिंग की दिशा में हम सही काम नहीं कर रहे हैं, इसमें हमको और काम करने की बहुत जरूरत है। चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें अगर हम, तो 2000 में 54% जो अंडर 5 चाइल्ड थे, 54% वो चाइल्ड स्टंटिंग के थे। और अगर हम 2020 की बात करें आज, तो 34.7% चाइल्ड स्टंटिंग है। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यह है कि एज के हिसाब से उनकी हाइट कम है। तो पहले 54% ऐसे बच्चे थे, आज 34.7% ऐसे बच्चे हैं। तो चाइल्ड स्टंटिंग कैटेगरी में हमने सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट की है, बिल्कुल की है सर। और भी हम इसको आगे ले जा सकते हैं, और भी स्टेप ले सकते हैं, ताकि ये जो क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन जो शो करता है इसको और कम कर सकें। तो अभी भी हमको यहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेस्टिंग की कैटेगरी में, चाइल्ड स्टंटिंग की कैटेगरी में हमने बहुत काम किया है। मोर्टेलिटी की बात करें तो 2012 में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था 5.2% और अभी है 3.7%। तो 5.2% से 3.7%, यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन स्कोर GHI स्कोर अभी इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं है हमारा। इसमें अभी इन 4 इंडिकेटर्स में हमें बहुत काम करना ज़रूरी है और बहुत काम करना बाकी है। तो पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी इनके ऊपर काम करने के लिए, और उन पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये आपको हमारा एनालिसिस कैसे लग रहा है बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। कुछ जो इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिए हैं रिलेटेड टू डिफीट करने के लिए हंगर को, वो है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो ये स्टेप्स लिए गए इंडिया के द्वारा। ईट राइट इंडिया मूवमेंट ये किसके द्वारा लिया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, इसके द्वारा लिया गया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ताकि हम लोगों में एक वैल्यू, एक आदत इनकलकेट कर सके, ताकि वो सही खाएं। समोसा, जलेबी, चाट, बताशे ये सब ना खाएं, कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाएं, राइट खाएं, जो भी खाएं वो सही खा सके। ये इसलिए ये मूवमेंट है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, ये सेफ्टी है और ये एस स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि कभी कभी छोटे एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं और इन SS में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दूसरा बात करें इनिशिएटिव की, पोषण अभियान। ये किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, माफ कीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री ने ये कैंपेन को लॉन्च किया है। पोषण अभियान 2018 में किया था, ताकि जो यंग बच्चे हैं, जो वुमेन हैं, जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनमें जो स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और अनीमिया की जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कम किया जा सके। अनीमिया का मतलब होता है
एनीमिया का मतलब होता है लो हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, उसकी कमी के हो जाने की वजह से अनीमिया हो जाता है। ज्यादातर ये गर्ल्स में ये बहुत प्रॉब्लम है अनीमिया की। तो इसको सही किया जा सके, इसके लिए पोषण अभियान स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2018 में। ठीक है, तो पोषण अभियान है इसके लिए। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम के बीच में क्या अंतर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, और ये एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। और 1 जनवरी 2017 से इंडिया के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये इंप्लीमेंट हो रहा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है फूड का इनरिचमेंट करना, ताकि जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं जैसे कि राइस, मिल्क, सॉल्ट, इसमें हम क्या करें, विटामिन्स को, मिनरल्स को, जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब को ऐड कर पाएं उसमें। तो जो हमारी स्टेपल क्रॉप्स हैं, राइस, व्हीट, इन सब में हम क्या कर सके, उन फूड का इनरिचमेंट कर सकें, ताकि जो वाइटल मिनरल्स हैं जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब हम उसमें डाल सकें, ताकि हम अपने फूड को न्यूट्रिशियस बना सके और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर नरिशमेंट, इन सब इंडिकेटर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी है हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कवर्ड हैं। इनको सब्सिडाइज रेट पर क्या मिलेगा, फूड ग्रेन्स मिलेंगे। तो अंडर सब्सिडाइज रेट 2 रुपए, 3 रुपए ऐसे में उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलेगा। और कहां से मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम से। ठीक है, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इसीलिए है ताकि सबको खाना मिल सके, कोई भूखा ना रहे। मिशन इंद्रधनुष क्या है, ये वैक्सीनेशन के लिए। आप जानते हैं जो 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगा के उनको 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, वीपीडी जिसे बोलते हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है मिशन इंद्रधनुष के अंदर, उन डिसीज के लिए वैक्सीनेशन कर पाए 2 साल से नीचे के बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को। इसके लिए है मिशन इंद्रधनुष, जिससे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं, और मां स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, जाहिर सी बात है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम की बात करें तो ये 0 से 6 साल के बच्चे के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए है। इसमें 6 सर्विसेज हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। तो 6 सर्विसेज हैं जो कि हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में दे रहे हैं। इसको हमने 2 अक्टूबर 1975 में लॉन्च किया था। तो ये बहुत पुरानी स्कीम है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो इंडिया ने बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि इन स्टेप्स को लगता है इंप्लीमेंट करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्यों हमारा स्कोर GHI स्कोर हमारा इंप्रूव इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो इंडिया की इनिशिएटिव्स हैं, और भी अच्छे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, और इंडिया को सही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 जीरो हंगर बाय 2030 अचीव करना है। हम बहुत इनिशिएटिव ले रहे हैं, इनका इंप्लीमेंटेशन भी हमको सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर आप कंक्लूजन देना चाहते हैं, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मैंने करवाया है आपको, इस ढंग से करवाया कि अगर आप आंसर भी लिख सके इस पे, अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर कोई सवाल है तो उसके ऊपर आप आंसर लिख पाएंगे। और कंक्लूजन में आप क्या लिखिएगा, कंक्लूजन में आप लिखिएगा कि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट सेक्टर, सबको एक साथ आना चाहिए और जीरो हंगर अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, है ना। तो जीरो हंगर को अचीव करना अगर 2030 तक, तो सभी प्लेयर्स को साथ में आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर ग्लोबली बात करें तो सभी कंट्रीज को आपस में आना पड़ेगा, साथ में बैठकर एक सही डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, अगर हमको जीरो हंगर अचीव करना है बाय 2030। तो बहुत काम करना बाकी। आप लिख सकते हैं कि देयर इज लॉट मोर टू डन, बहुत ढेर सारा काम करना बाकी है, और हमको सही डायरेक्शन में भी ये काम करना जरूरी है। सही डायरेक्शन में काम करेंगे तभी उसका रिजल्ट सही आएगा। इंडिया को खास तौर से बहुत काम करना जरूरी है, क्योंकि हम सीरियस हंगर कंडीशन में हैं। इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, यस दे आर वेरी गुड इनिशिएटिव्स, बट उनका इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, और इंडिया को कई और न्यू इनिशिएटिव लेने चाहिए, ताकि हम अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और
मोर्टेलिटी रेट से हम इन इंडिकेटर पे अच्छा काम कर सके। तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एनालाइज किया है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। आई होप कि आप यहाँ पर भी आएंगे, इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स ज्वाइन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपए नहीं है। बहुत ढेर सारे करंट अफेयर के भी यहाँ पर एनालिसिस पड़े हैं। आइए कंटेंट को देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा प्यार अपना हमको भी ज़रूर दीजिए। ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेस हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किए गए हैं। आइए इनका भरपूर लाभ ज़रूर उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।